नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आप सभी को पता है कि मैं सीटेट का पेपर 1 करा रहा हूं और जो भी एग्ज़ाम आपका हुआ है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, सीबीटी एग्ज़ाम हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका पेपर मैं लेकर के आया हूं 6 जनवरी 2022 का। इस पेपर में मैं आप सभी को मैथ पेडागोजी कराऊँगा और मैथ पेडागोजी मैं आप सभी को बताऊँ कि आजकल जो मैथ पेडागोजी पूछा जा रहा है वह काफ़ी लॉन्ग पूछा जा रहा है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा और समझा करके बताया जाएगा आपको। काफ़ी बेटर तरीका से डेफिनेट रूप से आप 100+ स्कोर करिएगा। एक स्टूडेंट कमेंट करके यहाँ पे बोला, यहाँ पे है ना, कि सर आप कहते हैं कि आप 100+ नंबर आपके चैनल से पढ़ने से आएगा, तो आप तो केवल यही पेडागोजी कराते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ ऑल पेडागोजी करा जाता है, केवल इंग्लिश पेडागोजी छोड़ करके सभी पेडागोजी कराने का कोशिश करूंगा। और इस वीडियो के, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग देखिए, वहाँ पे आपको हर प्लेलिस्ट बनाया गया है। सीडीपी का अलग है, ईवीएस का अलग है, मैथ का अलग है, हिंदी अलग है, संस्कृत का भी मैं बनाने वाला हूँ, 1-2 वीडियो डाला हूँ। तो आप सभी को मैं ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। डेफिनेट रूप से आप 100+ नंबर लाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे जैसे मैं करूँगा ना, वैसे वैसे आप लोग भी सीख जाइए। ऐसे ही आप लोग करके आइएगा, डेफिनेट रूप से आपका 100+ नंबर लेकर के आइएगा। चलिए, क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है, कथन कारण के बारे में दिया है ना। तो चलिए भाई कथन पढ़ते हैं। अभी कथन कि गणित पाठचर्या को सुसंगत होना चाहिए। अच्छा बात है भाई, सुसंगत होना चाहिए क्या? ये तो सही बोला। चलिए, कारण बोलता है कि विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणित विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार के वे नई समझ कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। तो ये भी सही है। और सुसंगत मतलब क्या? एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है सुसंगत। तो दोनों क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। तो यह आपका उत्तर सबसे बेटर, आपका ए इज द राइट आंसर। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे यहाँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। मजेदार तरीका से आप लोग बताइएगा, मजा आएगा आपको मेरे यहाँ। निम्नलिखित में कौन सा, सुनिएगा, रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? भाई रचनात्मक कक्षा का लक्षण होता क्या है? चलिए देखते हैं। छात्र हल किए हुए उदाहरण के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ जो प्रश्न है उसको हल कर रहा है उदाहरण देख करके, तो ये गलत होगा। सुनिएगा, शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि क्रियाकलाप कराने का निर्देश दे रहा है। यहाँ पे निर्देश देने की बात हो रहा है कि ये करके आना है तुमको। छात्र द्वारा समझाई गई कार्यविधि को दोहराने का काम हो रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन तो मैं काट दिया। तो मैं जैसे जैसे करता हूँ वैसे ही आप करिएगा। आप डेफिनेट रूप से आप आगे बढ़िएगा और आपका अच्छा नंबर आएगा सीटेट में। सुनिए, छात्र को उन्हीं दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुण जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा गया है। सबसे बेटर तो यहाँ पे बोला, देख रहे हैं आप लोग, रंग, आकार, आकृति, भार के अनुसार छांटिए। सब गुण बच्चा देख करके छांटेगा, सबसे बेटर इसको। देखिए, बच्चा को हम यहाँ बोला कि ब्लैक बोर्ड पर हल किए हुए प्रश्नों को अपनी कॉपी में देखकर उतारने के लिए कहेंगे। तो देखकर उतारना बोले तो नकल करने के बराबर है। तो इसको नहीं करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग नए हैं तो भाई पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बार बार बोलता हूं, जो लोग पुरान हो चुके हैं मेरे यहाँ चैनल पर, उनको तो सुनते सुनते कान पक गया होगा कि विश्वास करिए। लेकिन अब आपको विश्वास हो गया होगा, एक गारंटी है। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण लक्षण है? तो सबसे पहली बात कि यहाँ तो कूट तो नहीं ना दिया है, ये देखना है आपको। कूट तो नहीं ना है, कूट दिया हुआ यहाँ पे। देखिए, कूट में होता क्या है कि छोटा ABCD जब दिया रहे तो समझिए कि कूट है।
बस समझे ना। तो अब भाई कूट में देखें भाई कौन कौन सही जा रहा है। तो संकल्पनाओं को बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, इतना बेटर बात बोल रहा है, छोड़ेंगे हम लोग? छोड़ेंगे नहीं, इसका ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा चिन्हों का द्वारा प्रयोग समझना चाहिए। गलत लिखा यहाँ। औपचारिक कलन विधि का प्रश्न हल करने पर बल देना चाहिए। औपचारिक कलन विधि और अनौपचारिक कहाँ गया? गलत हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो ये आपका सही जा रहा है केवल। और आगे चलते हैं कि जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों के साथ, यहाँ पे मूर्त उदाहरण बोला, बहुत अच्छी बात बोल रहा है, यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहिए। मूर्त बच्चा देखेगा तो यहाँ ए और डी जा रहा है, जो भी ऑप्शन में होगा कर लेंगे भाई क्या। तो जब भी छोटा ऑप्शन दे, छोटा ABCD दे, समझिए कि आपका जो है क्या है, कूट है। तो ए और डी गया, मतलब कि आपका उत्तर डी पड़ जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। और सबसे पहली बात कि आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो एक सूचना, और बीच बीच में मेरी बात सुनते चलिएगा कि मॉर्निंग में जो लाइव चलता है 9:30 पर चलता है, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। और शाम को लाइव जो चलता है वो 7 बजे चलता है, 2 लाइव। आपका CTET का जो एग्जाम है जो भी बीतने वाला है काफी बेटर बीतेगा आपका। 2 लाइव आप ज्वाइन करें, मॉर्निंग में 9:30 और शाम को 7 बजे 2 लाइव ज्वाइन करें। आपका जो पढ़ाई का तैयारी है वो काफी बेटर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठचर्या का भाग का हिस्सा नहीं है? देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में पाठचर्या का हिस्सा कौन सा नहीं है, यहाँ ये बताना है। टेसिलेशन होता है, भिन्न भी पढ़ाया जाता है, ऐसे खंड खंड करके इसको रंगीन करके पढ़ाया जाता है। रैखिक समीकरण मेरे भाई आप सभी को पता है कि हम लोग जब 9th और 10th में थे तब हम लोग रैखिक समीकरण पढ़े थे। तो प्राथमिक कक्षा में होगा रैखिक समीकरण? नहीं होगा। नहीं होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन, आंसर क्या? सी पर। बहुत अच्छी बात, इन्होंने सी किया, क्या बात है, गर्दा उड़ा देना है आपकी बार CTET पर। भाई आप CTET निकालिए, नौकरी करिए, पारिवारिक स्थिति बढ़िया होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? भाई नेगेटिव क्वेश्चन पूछा तो गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, अच्छी बात है। जोड़ घटाव गुणा भाग ऐसे होना चाहिए। पहले भाग की क्रिया, पहले का क्रिया होता है, भाग का। बोडमास का नियम जानते हैं आप लोग? चलिए, गणित आगमनिक विवेचना पर आधारित है। गणित केवल आगमनिक विवेचना पर नहीं है, निगमनिक पर भी होता है। तो यहां आपका गलत बोला। गणितीय संकल्पनाएं की प्रकृति में अमूर्त है, बस सही है। गणित की जो प्रकृति है वो क्या है? अमूर्त है, छुपा हुआ होता है आंसर उसका। तो जिसका आंसर छुपा है अमूर्त है। गणितीय को अपना चिन्ह, शब्द और भाषा समुच्चय है, सब होता है गणित का। यहाँ आपका उत्तर केवल आगमनिक विधि नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ बी पड़ गया। आप लोग देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से कि मैं टाइम लेता हूँ किसी किसी क्वेश्चन पर समझाने के लिए। अगर आप 15 ही क्वेश्चन समझते हैं, आपका कितना क्वेश्चन हल हो जाएगा। जो भी हम बोलेंगे आपको उसको ध्यान पर रखिएगा। चलिए, जब 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने उत्तर जो दिया, लिख दिया 650। भाई उसको तो स्थानीय मान नहीं आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसको नहीं बुझा रहा है। तो जहां भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं आ रहा है किसी बच्चों को, तो उसको स्थानीय मान पढ़ाएंगे ना भाई। तो क्या 10 के बेस तथा स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्री से पढ़ाना है, अमूर्त से नहीं। मूर्त माने देखेगा सामने में, उपयोग करते हुए सुदृढ़ करना चाहिए। कहिए सर 10 का संकल्पना यहाँ भी है लेकिन स्थानीय मान की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं आ रहा है। तो सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा आपको मेरा क्लास? इतना ही अभी किए, 2-4 क्वेश्चन किए, कैसा लग रहा है बता दीजिए आप लोग। अगर अच्छा लग गया है ना तो लाइक जरूर करिएगा पूरी ईमानदारी से। और मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूं ताकि आप सभी को ही निकले और किसी से भेदभाव नहीं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षार्थियों में सामाजिक समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा? बताइए कौन सा वृद्धि करेगा सामाजिक समस्या समाधान में? तो वृद्धि करने के बाद पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरणों को प्रश्नों से हल करना। तो पाठ्य पुस्तक की बात कर रहा है,
किताबी ज्ञान केवल बच्चों को नहीं दिखाना है, नहीं बनाना है ना। चित्र और चिन्ह और चित्रांक, रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों और प्रश्नों को निरूपण करके प्रश्नों को हल करना बहुत अच्छी बात है। चित्र बना करके अगर आप किसी मैथ को बताते हैं कि एक बच्चा यहाँ से वहाँ जाता है, अगर उसका चित्र बना देते हैं तो काफ़ी बेटर तरीका से बच्चा समझेगा। ये सही बोला। लेकिन आगे देखते हैं, मेंटल मैथ की कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो मेंटल मैथ में ही केवल पुस्तिका में वर्णन करिएगा, बाकी तो दिक्कत हो गई। औपचारिक कलन विधि कर रहा है तो अनौपचारिक कहाँ गया, सोचने वाली बात है। सबसे बेटर आपका बी जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप सभी को ही। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डिन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको बोला कि डिन्स ब्लॉक में क्या क्या आते हैं, मैंने लिखवाया भी था ऑफलाइन क्लास में, और यहां भी बोल देता हूं कि जोड़, घटाव, गुना, ठीक है, जोड़, घटाव, गुना और स्थानीय मान, गिनती, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो डिन्स ब्लॉक में आते हैं। तो आपका 53 में क्या है, जोड़, स्थानीय मान, व्यकलन माने घटाव। होगा कि नहीं होगा, ये तीन चीज ही दिया है तो हम इसी को मार लेंगे, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि डिन्स ब्लॉक ने क्या क्या दिया। तो डिन्स ब्लॉक ने क्या नहीं दिया ये भी देख लीजिए। आयतन के बारे में नहीं बोला, भिन्न के बारे में नहीं बोला डिन्स ब्लॉक साहब, आकृति के बारे में डिन्स भाई नहीं बोले हैं, तो भिन्न के बारे में डिन्स भाई नहीं बोले, क्या बोले हैं, जोड़ बोले हैं, घटाव बोले हैं, स्थानीय मान बोले हैं, गिनती बोले हैं, व्यकलन बोले, व्यकलन बोलते हैं घटाव को। तो बहुत अच्छी बात है, आपका उत्तर ए पड़ गया। सुन लिए ना मेरी बात, कभी गलती नहीं करिएगा। चलिए, राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही थी, गोली। मैं भी बचपन में गोली खेला हूँ, पूरा ईमानदारी से बता रहा हूँ। आज तो मैं टीचर बन चुका हूँ, सरकारी टीचर, लेकिन मैं भी बचपन में गोली खेला हूँ भाई, कस के। तो राजलक्ष्मी जो है कंचों का खेल खेल रही थी, वह खेल में 6 कंचे हार गई। सुनिएगा, हार गई। अब उसके पास 8 कंचे बचे हैं। 6 हार गई है, अभी उसके पास 8 बचा है। सुनिएगा, 6 हार गई, 8 बचा है, तो उसके पास कितना कंचा था जब शुरू किया था खेलना। तो 6 को हार गई वो भी, 8 को बचा है वो भी, तो कितना बचा है, तो 14। योग पर एक क्या है, ये क्या है, योग है भाई। 6 को हार गया, 8 को बचा है, कितना था, तो जोड़े ना करेंगे भाई। तो योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है ये घटाव नहीं है कि 6 हार गया तब माइनस हो गया भाई, हम व्यकलन मार देंगे, तो गलत बात है। 6 हार गया, कितना बचा है, 8 बचा है, तो कितना था, तो जोड़ की बात कर रहा है, व्यकलन की बात नहीं हो रहा है, यहाँ भाग की बात नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं वाला ऑप्शन है तो नहीं मारेंगे। कोई दिक्कत? अगर आपको अच्छा लग जाए ना, थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए, मेरी बातें समझ में आ जाए भाई, लाइक करिएगा। काफी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, वो भी फ्री सेवा। चलिए, गणितीय पहेलियों का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। पहेलियां मतलब क्या, सबसे पहली बात, गणित में पहेलियां आता है, गांव देहात में हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, कै पचे 18 काठा, चिवड़ा कुकुर दही खाटा, कै पचे 18 काठा, तब 72 पचे शायद होता है 18 का था। तो ये जो गणितीय पहेलियां होता है, ये क्या बढ़ाता है, ये आपके अंदर, तो भाई ड्रिल अभ्यास कभी नहीं बढ़ाएगा, रुचि तो बढ़ाएगा, समस्या समाधान बढ़ाएगा, कलन विधि पर बल देना ये गलत बात है। तो आपका बी और सी जाएगा, केवल आप आंख बंद करके मारिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और न्यूमैन साहब के बारे में भी बोला था, तो एक दिन मैं सोच रहा हूं कि न्यूमैन, डिन्स ब्लॉक सारे को फेंट करके खिचड़ी बना करके आप लोगों को दे दूं और आप लोग सान करके खा जाइए, कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देखा जाएगा, एक दिन तो जरूर करूंगा आप लोग के लिए। चलिए आइए यहाँ पे, न्यूमैन में त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम दिए हैं, वे क्रम से बताइए कौन से 5 नियम हैं जो न्यूमैन साहब दिए थे सबसे फर्स्ट। तो अभी नोट कर लीजिए भाई, तो न्यूमैन का क्लियर तो हो जाएगा ना, फिर से आएगा न्यूमैन, कभी गलती नहीं करिएगा। नोट मारिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जब मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो न्यूमैन ने सबसे पहले बोला क्या कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ो, प्रश्न पढ़ने के बाद
न्यूमैन साहब ने बोला कि प्रश्नों को समझाना, पढ़ना, उसके बाद क्या करना, समझाना, और समझाने के बाद सुनिए सबसे पहले क्या बोला, पढ़ना, तब बोला कि समझाओ, उसके बाद न्यूमैन साहब बोले कि गणितीय चिन्ह में बताओ। जब समझाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें प्लस होगा या माइनस, तो गणितीय चिन्ह में रूपांतरण करेंगे। उसके आगे गणितीय कार्यविधि का निष्पादन करेंगे, तब बनाने लगेंगे, प्लस माइनस इतना 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 बनाने लगेंगे, और उसके बाद उत्तर का प्रतिपादित हो जाएगा लास्ट में। आप लोग स्क्रीनशॉट कैसे लीजिएगा मैं बता दूं, आंसर आपका बी है, आंसर आपका बी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर आपका बी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर बी है, नोट कर लीजिएगा आपका पूरा अनुक्रम। इसके बाद कभी भी आए न्यूमैन गलत नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं टाइम ले रहा हूं क्योंकि ये जो सेशन है काफी लॉन्ग सेशन है, और एक बार समझ लीजिएगा, दिक्कत कभी नहीं होगी। सुन लीजिए मेरी बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अंतमुक्त, अंतमुक्त बोलते हैं मुक्त सिरे वाला प्रश्न, मुक्त सिरा समझते हैं, एक लाइन में मैं बोलता हूं, जिसका उत्तर अनेक हो। उदाहरण बताइए किसका उत्तर अनेक होगा, तो 136 142 के बीच 5 पूर्ण संख्या, तो 5 बोल दिया, फिक्स हो गया, अनेक उत्तर हुआ, नहीं हुआ। दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या एक 16 दे दिया तो दूसरा का संख्या 35 में से घटा लेंगे, हो जाएगा। लेकिन हमको उत्तर अनेक खोजना है। एक आयत की लंबाई 3:5 है, परिमाप दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, 2 ही ना होगा आंसर इसका, 3 1 5 से बना लेंगे, ये भी फिक्स है। हम बोले हैं कि इसका अनेक उत्तर हो, तो 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए जो 7 दहाइयों और 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी हो। 7 दहाई 70 से बड़ा, 8 दहाई 80 से बड़ा, 4 को संख्या बताइए। बहुत बताएगा भाई, बीच में नहीं कह रहा है कि बीच में बताइए, 70 से बड़ा, 80 से बड़ा, बहुत है दुनिया में संख्या, जिसका अनेक उत्तर हो, मुक्त सिरा वाला प्रश्न कहलाता है। बहुत बेटर है, आप लोग का डी जा रहा है, और आप लोग उबिए नहीं, मेरी बात समझ लीजिए। अगर आप समझेंगे आपका पेडागोजी मजबूत होगा और आप अच्छा करके आइएगा। निम्नलिखित में योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है क्या, तो एक बात नोट कर लीजिए, मैं आपको जब भी बोलूं कि नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं काफी अंदर से एक्साइटेड हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ट्रिक है, योगात्मक आकलन कभी भी पूछा तो सत्र के अंत में परीक्षा होगा, नोट मार दीजिए, कभी गलती नहीं करिएगा, ये लिख लीजिए, एक गारंटी देता हूं कि कभी गलती नहीं करिएगा। आज इसके बाद योगात्मक आकलन पूछेगा तो योगात्मक आकलन मतलब होता है सत्र अंत में परीक्षा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना लॉन्ग क्वेश्चन दिया है और मैं आपको इजी से बता रहा हूं, तो लाइक करना बनता है आप लोगों को। अपने दोस्तों को शेयर करिए और जोड़िए कि यहां चल रहा है क्लास, धांसू क्लास, गर्दा उड़ा करके पढ़ाएंगे आपको पेडागोजी। चलिए क्वेश्चन है कि जब 45 को 5 से गुना करने के लिए कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया, मतलब 45 को 5 बार जोड़ दिया। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में अति उपयुक्त है, बताइए कौन सा अति उपयुक्त है। 59 नंबर, छात्रों के पास गुणन की संकल्पना के समझ नहीं है, समझ नहीं है तो जोड़ कैसे दिया बच्चा। छात्र द्वारा उपयोग की गई रणनीति रचनात्मकता को दर्शाती है, बच्चा को बोले गुणा करने के लिए 45 गुने 5, लेकिन 45 को 5 बार जोड़ दिया है, बच्चा तो भाई रचनात्मक है ना भाई, तब तो कर दिया है, क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। बहुत अच्छी बात है, यहां सबसे बेटा आपका उत्तर बी पड़ गया, ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न है। आज मैं काफी भाषण दिया हूं, लेकिन मेरे भाषण से आप लोग अगर ऊब जाते हैं तो फेंकाने में देर नहीं लगेगा, और जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे आप करते चलिए। लाइव क्लास 2 बार ज्वाइन कीजिए, मॉर्निंग में 9:30 और शाम में 7 बजे। आप लोग सीटेट का एग्जाम दे करके आइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मजा आ गया सर। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षण पर आधार पर पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियों
विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थ की व्याख्या करता है? आकलन की अपरिष्कृत विधियां, ये देखना है कि क्या होता है। तो गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकल्पनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए, एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा और ऑप्शन देख लेते हैं। केवल रचनात्मकता आकलन विधियां ही गणित में आकलन का भाग होना चाहिए, तो केवल रचनात्मक आकलन ही तो ये आपका गलत है। आकलनीय कौशल गणितीय शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। अतः गतिविधियों के द्वारा मूर्त सामग्रियों का उपयोग करते हुए अभिकल्पन को पढ़ाया जाना चाहिए। अगला ऑप्शन दिया है क्या कि प्राथमिक स्तर पर गणित में अभिकल्पनीय कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत बोल दिया। तो यहाँ आपका सी वाले जो ऑप्शन है अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी मैं पूरा बात को क्लियर नहीं किया हूँ। क्वेश्चन पर अब आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ कि 2005 के अनुसार बताना है कि आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणना के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। अपरिष्कृत विधियां किसको बढ़ावा देती है, ये याद करने वाला ऑप्शन है। कोई पेडागोजी नहीं है कि मैं आपको बता दूं नेगेटिव पॉजिटिव। तो अपरिष्कृत विधियां किसको बढ़ावा देती है, ये याद रखना होगा। तो गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल समस्या समाधान हेतु कार्यविधि और अभिकल्पनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। अपरिष्कृत विधि समस्या समाधान और कार्यविधि के रूप में अभिकल्पनीय कौशल को समाविष्ट करने के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आपका आंसर जो है वो सीटेट आयोग ने ये माना है, जो काफी संतुष्ट योग नहीं है आंसर, लेकिन आपको ये करके आना होगा, क्योंकि यह एक विधियां है और विधियां ये जो है बढ़ावा देती है इसी ऑप्शन को। ठीक है, आपका बेटर ए पर जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो घबराए नहीं, पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई करिए और आप लोग आगे बढ़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए कि यहाँ भी ऑनलाइन बोर्ड स्टडी पर क्लास जो चल रहा है वो काफ़ी धांसू चलाया जा रहा है, ट्रिक के माध्यम से समझा करके, और आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा सीटेट में। एक बार लाइक कर दीजिए और 9 बजे मॉर्निंग में आइए रेगुलर, और रात्रि को शाम में 7 बजे जरूर लाइव को ज्वाइन करें और आप लोग अच्छे से आगे बढ़े, नौकरी प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में 7 बजे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।